हमारे घर को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है हमारा सरिया, हमारा सीमेंट, रेती और कवची, एग्रीगेट भी जिसे बोला जाता है। ये चार चीज़ें अगर अच्छी क्वालिटी की अगर अपने घर में लगा दोगे तो आपका घर जिसकी लाइफ 40 साल होने वाली थी उसकी इस लाइफ 70 से 80 साल हो जाती है। और ना भूकंप उसको गिरा सकता है, ना ऐसी कोई जंग जो चल रही है अभी वॉर चल रही है वो गिरा पाएगी। तो आज की वीडियो में बताऊंगा बेस्ट सरिया कौन सा आपके घर के लिए, फिर सीमेंट बताऊंगा, फिर रेती बताऊंगा, एग्रीगेट बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि सारी डिटेल में इसमें देने वाला हूँ। सरिये से शुरू करूंगा, ब्रांड भी बताऊंगा, क्या कमियां हैं क्या फ़ायदे हैं, सब चीज़ें। बस ये थोड़ा टाइम दो, वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखो, सब कुछ नॉलेज मिलेगा और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग घर आपका बनेगा। सबसे पहले काफी ब्रांड है मार्केट में, आप कोई भी ब्रांड उठाओ, लेकिन वो 5 ब्रांड में से आपको कोई ब्रांड उठाना है। वो ब्रांड मैं आपको बता देता हूं, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट समझाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले ब्रांड की बात कर लेता हूं, टाटा। देखो, जहां भी टाटा का नाम जुड़ता है ना, आंखें बंद करके वो चीज उठा लो, क्योंकि टाटा कभी खराब चीज आपको कभी नहीं देगा, मैं गारंटी देता हूं। वो मतलब अच्छी चीज हमेशा रहती है। टाटा एक स्टील, टाटा स्टील अगर आप घर में लगाते हो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। दूसरी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी जो है ना उनका स्टील लो ना। बाकी तो क्या रहता है, कुछ स्क्रैप से बनता है, सस्ता मिल जाता है लेकिन अच्छा नहीं रहता है। टाटा का हो गया, विजैक कंपनी है एक, VIZAG, विजैक कंपनी, सेल, जिंदल पैंथर। ये जो 4 या 5 कंपनी मैंने बोली, इनमें से कोई भी चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूज करते टाइम क्या चीजें आपको देखनी है कि आपको अच्छा स्टील मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, 2 चीजें होती हैं आजकल मार्केट में। अच्छा स्टील आ गया है TMT बार्स। TMT बार क्या है? TMX बार। दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ज्यादा अच्छा है वो है TMX बार। TMX बार अगर घर में यूज करते हो तो काफी चीजें आपको अच्छी मिलती हैं। उनमें क्या है, पहले तो घर के लिए जब भी आप स्टील चूज करने जाओ तो आपको देखना होता है ग्रेड। ग्रेड बहुत मैटर करता है। जो स्टील यूज करते हैं अपने घर में, कॉन्ट्रैक्टर से अपना घर बनवा रहे हैं कोई, उन्होंने स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं की है या स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर नहीं किया है, उनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर। जैसे मैंने बोल दिया टाटा का स्टील, विजैक, सेल या जिंदल, वैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्टर बोल देगा कि टाटा का स्टील उठा लो। तो आप टाटा का स्टील लेने चले जाते हो, वहां जाके ना देखते हो कि ये TMT बार है या TMX बार है। एक तो धोखाधड़ी वहीं हो जाती है, TMT का रेट अलग होता है, TMX का बार अलग होता है। आप टाटा का स्टील बोलते हो, दूसरी जगह पता करके आए होते हो कि 80 रुपए kg मिल रहा है, और यहां वो 80 रुपए kg TMX मिल रहा था, लेकिन यहां आपको बोलता है कि TMT आपको मिल जाएगा। वो TMT नहीं बोलता ना, TMX बोलता, वो बोलता है आपको 78 रुपए kg मिल जाएगा। आप उठा लेते हो, वो TMX की जगह TMT आपको देता है। एक तो यहां आपको ध्यान रखना है कि आपको TMX या TMT कौन सा लेना है, आगे मैं बताने वाला हूं कैसे चूज करना है। दूसरी चीज आपको देखनी होती है ग्रेड। ग्रेड बहुत मैटर करता है आपके घर में। एक आज पहले तो 415 ग्रेड यूज करते थे हम लोग, कोई वो बंद हो गया। बंद हो क्या हो गया, आजकल लेना ही नहीं है आप लोग। आपने को लेना है 500 ग्रेड आता है, फिर 550 ग्रेड आता है, और भी ज्यादा आते हैं, हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आप अपने घर में यूज करो 550 ग्रेड या 500 ग्रेड। उसके आगे D500, देखो कैसे लिखा रहता है स्टील पे, जैसे आप सामने देख रहे हो 550 SD लिखा होगा या D लिखा होगा, मतलब सुपर डक्टाइल और डक्टाइल। ये क्या चीज है अभी टेक्निकल समझाता हूं। डक्टाइल हो गया, जितना स्टील डक्टाइल रहेगा उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जब उस पर लोड पड़ेगा वो धीरे धीरे डिफॉर्म्ड होगा, बेंड होगा, फिर टूटेगा। अगर वो D वहां नहीं लिखा होगा, जहां डक्टाइल स्टील नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ब्रिटल स्टील होगा। और जब ब्रिटल चीज पे क्या होता है, लोड पड़ता है, वो उठाता बहुत अच्छा है, मतलब देर तक उठाए रहेगा, लेकिन एकदम से टूट जाता है वो चीज। जैसे गिलास होता है, कोई शीशे का गिलास है, उस पर हम लोड डालेंगे, काफी देर तक उठा रखेगा, लेकिन एकदम से टूट जाएगा। वैसे कुछ प्लास्टिक होगा, उस पर हम लोड डालेंगे, सेम वो धीरे धीरे बेंड होने लग पड़ेगा, लेकिन वो आपको बता रहा है कि मैं टूटने वाला हूं, लेकिन वो स्टील का गिलास एकदम से टूट जाएगा। ये होता है कैसे, इसको और समझो। इसको समझो, जितना जितना स्टील में कार्बन बढ़ा देते हैं, ये कार्बन आपको पता कैसे चलेगा, कोई भी स्टील लेने जाओगे आप, टाटा का, विजैक, सेल, जिंदल, तो इनका सर्टिफिकेट होता है। एक तो आपको उसी के पास मिल जाएगा, दुकानदार के पास, बाकी तो गूगल में अवेलेबल है। आप इसका सर्टिफिकेट देखो कि इसमें कार्बन कितना है। घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए सीमेंट अच्छी कंपनी का यूज करना पड़ेगा। तो कंपनी कौन सी अच्छी है, कौन सा सीमेंट स्लैब में लगाना है? ACC गोल्ड, बिरला रक्षक, अंबुजा कवच, काफ़ी आते हैं। कौन सा सीमेंट आपकी स्लैब के लिए अच्छा है, कौन सा आपके पिलर के लिए, कौन सा प्लास्टर के लिए, कौन सा ब्रिक वर्क के लिए। इंडिया में
तीन टाइप के सीमेंट मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। अभी मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा कि अंबुजा का अच्छा है, आईसीसी, अल्ट्राटेक, मैं बात कर रहा हूँ उनके काम का। एक होता है ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक होता है पीपीसी सीमेंट, एक होता है पीएससी सीमेंट। ये तीन मोस्टली यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा होता है? वो होता है जिसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है। 53 ग्रेड आता है, 43 और 33, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर रहते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मतलब ताकत चाहिए जिस बिल्डिंग को, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड यूज़ कर देते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ अच्छे से मिल जाती है। लेकिन इसमें सबसे ख़राब चीज़ क्या होती है, जब जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप चाहोगे उतने ज़्यादा क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं उस स्ट्रक्चर में। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सीमेंट होता है उसमें जब प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, हाइड्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उससे क्रैक क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप अगर नॉर्मल घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो 2-3 स्टोरी का, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप 53 ग्रेड यूज़ करो। वो ग्रेड तो अलग बात होगी। अभी ब्रांड इसमें देखो, इसमें ओपीसी में आपको अंबुजा मिल जाएगा, एसीसी मिल जाएगा, अल्ट्राटेक मिल जाएगा, बिरला मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का लगाओ, सबके सीमेंट अच्छे हैं। ओपीसी उसमें 53 और 43 ग्रेड मोस्टली यूज करते हैं। अगर घर की कंस्ट्रक्शन में यूज करना है तो 43 ग्रेड तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्रैक आते क्यों है, बचना कैसे, वो आगे बात करते हैं। दूसरा सीमेंट है हमारा पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, एक बेस्ट सीमेंट। इसमें आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, इसमें आपको क्रैक्स आने के चांसेस भी नहीं होते हैं। और हर एक कंपनी बनाती है, भले अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, बिरला, जो भी कंपनी उठा लो वो पीपीसी सीमेंट बनाती है। अगर आपको अपने घर में क्रैक्स नहीं चाहिए, आप इसको स्लैब में लगा सकते हो, आप इसको प्लास्टर में लगा सकते हो, आप इसको ब्रिक वर्क में लगा सकते हो, स्ट्रेंथ भी मिलेगी और क्रैक्स भी नहीं आते हैं इस सीमेंट में। बस इसका क्या होता है, ये स्लो स्ट्रेंथ लेता है। मतलब अगर ठंड वाला एरिया है वहाँ पे जैसे शटरिंग खोली जाती है 14 या 15 या 18 दिन के बाद, लेकिन जब पीपीसी सीमेंट यूज़ करेंगे तो वो शटरिंग आपको 3-4 दिन बाद में खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आराम से लेता है। इसीलिए होता क्या है, इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। ओपीसी सीमेंट क्या करता है, आपको बहुत जल्दी स्ट्रेंथ दे देता है आपके घर में, और इसी कारण उसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। ये दो सीमेंट के बारे में समझ गए। अगला सीमेंट होता है पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। जहां पे जो कोस्टल एरिया में, जहां पानी वाला एरिया है, आप खेत में घर बनाते हो, जहां जो पानी खराब रहता है, जिसमें केमिकल्स हैं, क्लोराइड हो गया, सल्फर हो गया, केमिकल, मतलब आपको लगता है कि आपके एरिया में बहुत केमिकल हैं, जहां आपके एरिया में बहुत पानी है, वहां पे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज करो। पीएससी सीमेंट हर एक कंपनी बनाती है, अंबुजा, एसीसी, हर एक कंपनी बनाती है। आपको अपनी फुटिंग में वही यूज करना है। उससे होगा क्या, आपका जब कंक्रीट बनेगा एक लेयर सी बना देता है ये सीमेंट, और उससे क्या होता है, आपका जो अंदर सरिया लगेगा वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, मतलब क्रोजन का भी रेसिस्टेंट देता है। तो आपको ऐसे एरिया में, पानी वाले एरिया में पीएससी सीमेंट यूज करना है। और मैं मस्ट कहूंगा, घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हो, आपकी फुटिंग के एरिया में जहां पानी के चांसेस होते हैं, पीएससी सीमेंट यूज करो, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये भी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी लेता है, क्रैक्स होने के चांसेस होते हैं, बस इसको पानी पिलाते रहना 10 से 15 दिन। जैसे कंक्रीट हुआ, मतलब आपकी फुटिंग कास्ट कुछ भी हुआ, तो उसका 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी मारना उसको शुरू कर दो, और 15 दिन तक पानी पिलाओगे तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। फुटिंग में पीएससी सीमेंट यूज करो। आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन है, प्लास्टर, ब्रिक वर्क, इसमें आपको क्या करना है, पीपीसी, और जो कॉलम, बीम और स्लैब ओपीसी। तो इससे आपका घर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और कंपनी अगर मैं बात करूं, कोई भी कंपनी ले लो, सबको क्या है, रूल फॉलो करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्वालिटी चेक्स होते हैं, आईएस कोड के हिसाब से बनाना पड़ता है सीमेंट सब अच्छे बनाते हैं। ये कहने की बात है कि अल्ट्राटेक अच्छा है, एसीसी अच्छा है, अंबुजा अच्छा है, सारे अच्छे हैं। सही तरीके से यूज करोगे तो स्ट्रेंथ भी मिलेगी, लाइफ भी मिलेगी। और फिर मैं आगे बात करने वाला हूं स्लैब के लिए आपसे अलग से कौन सा सीमेंट अच्छा होता है, लेकिन सही से यूज कैसे करना है कि आप कोई भी सीमेंट यूज करो, स्ट्रेंथ अच्छी मिले। तो उसके लिए पहला रूल क्या है, पहला रूल मंत्रा है कि 3 महीने पुराना सीमेंट मत यूज करो। 3 महीने पुराना सीमेंट यूज करने से होता क्या है, उसमें नमी आ गई होती है, मॉइस्चर आ गया होता है। तो उससे मतलब जब वो फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, भले वो 1 साल भी पड़ा रहे, उन्होंने क्या किया होता है, अपनी फैक्ट्री को इस तरीके से बनाया होता है कि उसमें नमी ना जाए और वो सीमेंट खराब नहीं हो। लेकिन जब ये दुकानों में सीमेंट आता है तो इसको 3 महीने के अंदर लगा दिया करो। अगर 3 महीने पुराना सीमेंट लगाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम आएगी, क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। ये पहली चीज करनी है। जब भी सीमेंट आपको लगाना है, ठीक है, सीमेंट को एक केमिकल रिएक्शन होती है, सीमेंट स्ट्रेंथ तभी पकड़ता है जब उसमें पानी डलेगा।
मतलब जब हम कंक्रीट माल बनाएंगे, सीमेंट में पानी डलेगा, उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, तभी वो स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू करता है। और उसी स्ट्रेंथ के दौरान, हाइड्रेशन को प्रोसेस के दौरान, उसमें क्रैक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, भले आप स्लैब कास्ट कर रहे हो, भले कॉलम, भले बीम, जैसे ही कंक्रीट हुआ उसके 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा उसको क्यूरिंग करना स्टार्ट कर देना है, पानी पिलाना स्टार्ट कर देना है। उससे होगा क्या, उसके हाइड्रेशन प्रोसेस में जो गर्मी प्रोड्यूस होती है, उस पानी जब ठंडा रहेगा तो जो कंक्रीट होता है वो फटता नहीं है, क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको क्यूरिंग 10 से 15 दिन करनी है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी कंक्रीट बनाना है, सीमेंट डाला, उसको सही रेशो में डालो। अगर सीमेंट ज्यादा डल गया तो उस एरिया में क्रैक्स आने के चांसेस होंगे ही होंगे। तो रेशियो प्रॉपर रखनी चाहिए। जब मिक्सिंग करनी है, अपने लेबर को, अपने मिस्त्री को, अपने ठेकेदार को समझा दो कि इसमें M25 का कंक्रीट में कितना सीमेंट डलता है, 20 में कितना डलता है। ये गूगल पे भी मिल जाता है, यूट्यूब पे भी मिल जाता है, कितना आपको डालना होता है। उतना डालोगे तो सीमेंट में क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और जब भी सीमेंट घर पे लाना है तो उसको थोड़ा 1 फुट ऊंचा रखना है, तो सीमेंट खराब नहीं होता। तो ये तरीके होते हैं कि कोई भी सीमेंट लगाओगे, स्ट्रेंथ भी आएगी, क्रैक्स भी नहीं आएंगे। अभी बात मैं करता हूं कि आपको अपने स्लैब में क्या लगाना है। देखो, इसमें ACC गोल्ड आता है, इसमें अल्ट्राटेक वेदर प्लस आता है, इसमें अंबुजा कवच आता है, बिरला रक्षक आता है, और ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये बनाया। इसमें क्या होता है, जब इस सीमेंट को बनाया जाता है, इसमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज डाली जाती हैं, हाइड्रोफोबिक डाला जाता है, जिससे होता क्या है, जब ये कंक्रीट किया जाता है, ये अपने ऊपर एक लेयर सी बना देता है कि जो पानी हो वो अंदर ना जा सके। तो इसीलिए ये वाटरप्रूफ सीमेंट इनको कह के बेचते हैं। और अच्छी बात है, ये जो सीमेंट होता है ये 50 से 60 रुपया महंगा होता है नॉर्मल सीमेंट से, ठीक है, उससे 50 से 60 रुपया। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्लैब में यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, आप यूज कर सकते हो, अच्छे सीमेंट है। और कंपनी कोई भी ले लो, सबने एक ही टेक्नोलॉजी, एक ही तरीके से ये सीमेंट बनाया। जैसे एक कंपनी कोई सीमेंट बनाती है, वो सीमेंट दूसरी कंपनी के लैब में जाता होगा, वो देखते होंगे क्या क्या डाला है, तो वो भी नेक्स्ट निकाल ही देगी वैसा ही, और उससे अच्छी क्वालिटी का निकाल देगी। तो मतलब इनके कंपटीशन के चक्कर में आपको मटेरियल अच्छा मिलता है। तो आप कोई भी कंपनी लगाओ, सारी अच्छी हैं, बस मिक्सिंग सही करनी है और इनकी क्यूरिंग करनी है। जब दोनों चीजें सही होंगी तो स्लैब में क्रैक्स नहीं आएंगे। अगली चीज होती है कि जरूरी है कि हमें यही सीमेंट यूज करना है, हाइड्रोफोबिक वाला, जो कवच वगैरह आ जाते हैं, वेदर प्लस नाम करके बेच रहे हैं। तो इनसे अच्छा मैं बोलता हूं नॉर्मल सीमेंट लो, PPC सीमेंट। नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, 2-3 स्टोरी वाली नॉर्मल PPC सीमेंट लो। इनसे 60-70 रुपया सस्ता भी है। उसमें डालो वाटरप्रूफिंग केमिकल, डॉक्टर फिक्सिट, सिक्का, जहां कोई भी कंपनी आपके एरिया में जो कंस्ट्रक्शन केमिकल रहता है वाटरप्रूफिंग के लिए, उसको जब कंक्रीट मिक्स कर रहे हो उसमें डाल दो, वही सेम काम वो कर देगा, और सस्ते में वो काम हो जाएगा, वो अच्छे में काम होता है। मोस्टली मैं देखता हूं, जो लोग क्या करते हैं, ACC गोल्ड या अल्ट्राटेक वेदर प्लस, ये अंबुजा शुजा यूज करते हैं स्लैब में, और उनके घर में क्रैक्स आ जाते हैं। मतलब उन्होंने यूज किया था कि छत पे क्रैक्स नहीं है, स्लैब वाटरप्रूफ हो जाए, और वो क्रैक्स आगे होते हैं। वो कारण होता है, एक तो वो वाइब्रेटर नहीं मारते हैं जब स्लैब की कास्टिंग करते हैं, दूसरा मिक्सिंग नहीं करते हैं। जब मैं मोस्टली देखता हूं, जब भी स्लैब की कास्टिंग होती है, इस तरीके से होती है नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन में, कि उनको बस खत्म करना है और शाम को भागना है। इस चक्कर में मिक्सिंग क्या हो रही है, डल रहा क्या है, वो सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है ब्रिक। अगर ब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई ना, तो आपके घर की स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। तो लाल ईंट सबसे ज्यादा यूज की जाती है इंडिया में, तो आज उसी की हम बात करेंगे, उसी का क्वालिटी चेक करेंगे। लाल ब्रिक लेते हैं, वो 10 रुपए दे देते हैं, लेकिन उसका आइडिया नहीं लगता है कि वो 6 रुपए 5 रुपए वाली ब्रिक है। तो कैसे पहचाने? सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जो भी ब्रिक आप लेने जा रहे हो उसका साइज देख लो। क्योंकि होता क्या है, छोटी ब्रिक बना देते हैं वो लोग। तो छोटी ब्रिक अगर 10 रुपए की मिल रही है, तो जितनी छोटी रहेगी उतनी ज्यादा ब्रिक हमारे घर में ज्यादा लगेगी। अगर 100-200 ब्रिक भी ज्यादा लग गई तो पैसे बढ़ जाते हैं। तो ब्रिक का साइज देख लेना, 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच की होनी चाहिए। मतलब उसकी लंबाई 9 इंच, चौड़ाई 4 इंच और मोटाई 3 इंच। अगर ऐसी ब्रिक है तो उसको लगा लो, 10 रुपए उसके देने फायदे हैं। ये पहली चीज चेक करनी है। दूसरी चीज चेक करनी है, जब भी ब्रिक लेनी है उसका कलर देख लेना। कलर एक जैसा होना चाहिए। अगर कलर है कई जगह से पीली है, कई जगह से लाल है, तो वो दिक्कत है, गड़बड़ है। अगर कुछ मतलब ब्रिक ऐसी होती है, देखो ये सामने ब्रिक देख रहे हो, ये मिट्टी की तरह ही दिख रही है, मतलब ये पकी ही नहीं है। तो आपको हमेशा वो ब्रिक लेनी है जिनका कलर एक जैसा हो। तो आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक भट्ठे में ब्रिक को पकाया जाता है, उस वजह से क्या होता है, ईंट थोड़ी
येलोइश कलर की हो जाती है, पीली पड़ जाती है, वो आप ले सकते हो। लेकिन देखना है कि उसमें पैचेस नहीं हो, मतलब एक येलो कलर है तो थोड़ा थोड़ा येलो कलर सब में है, तो ये चीज आपको देखनी है। मतलब एक कलर होना चाहिए। सबसे अच्छी ब्रिक है जो लाल कलर बिल्कुल रहता है, वो अच्छी ब्रिक रहती है, अच्छे से पकी होती है। दूसरी चीज आपको देखनी है, जब भी वो आपको लेनी है उसमें कोई होल नहीं होना चाहिए। जो ब्रिक रहेगी ना पूरी साफ सुथरी रहनी चाहिए। मतलब देखो एक ब्रिक को देख के तो पता नहीं चलेगा, 10 ब्रिक ले ली, 10 ब्रिक में देखा कहीं बीच में पत्थर तो नहीं है, छोटा सा क्रैक तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, तो ये चीजें देखनी है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ब्रिक अच्छी है। फिर आपको क्या लेना है, 2 ईंटों को पकड़ना है, उनको बजाना है एक दूसरे के साथ। मतलब दोनों ईंटों को पकड़ के अच्छे से बजाओ। जब उनको आप बजाते हो तो उसमें जो साउंड आनी चाहिए, जैसे हम लोहे को बजाते हैं एक मेटेलिक साउंड आती है ना, टन की आवाज, तो वो आपको आनी चाहिए। अगर कोई साउंड नहीं आ रही है, मिट्टी की तरह डग डग हो रहा है, तो वो ईंट अच्छी नहीं है। तो मेटेलिक साउंड आएगी तो आपको वो ईंट लेनी है, आपके घर के लिए वो ईंट अच्छी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, ईंट को लेना है, ठीक है, 5 से 6 फुट से फेंको उसको। मतलब 1 मीटर दूर से 3 फुट से फेंका जाता है, आप 5 से 6, भले आप 3 फुट से नीचे फेंको। अगर वो ईंट टूट रही है, मतलब 3-4 सैंपल ले लो, ठीक है, 3 सैंपल फेंके, एक फेंका, एक टूट गया, 2 नहीं टूटे तो अच्छी ब्रिक है। मतलब अगर तीनों टूट रहे हैं तो फिर तो क्वालिटी खराब ही खराब है उसकी। तो अच्छी ब्रिक वहीं से पहचान लेनी है, जब आप उसको फेंक रहे हो वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो टूट रही है तो उसको पकी नहीं है अच्छे से, मिट्टी है, और जब मिट्टी रहती है, मिट्टी पानी सोखती है, तो बाद में वो पानी सोखेगी, जहां क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद डिटोराइड हो जाएगी, मतलब बुर जाएगी, और उसमें दीमक लगने के चांसेस भी हो जाते हैं। अगली चीज आपको क्या करना है, एक ब्रिक को उठाना है और कील लेनी है, नेल लेनी है, उससे उस ब्रिक को रगड़ना है। मतलब उस पर स्क्रैच डालना, लगा लो एक जोर से मारा उस पर। अगर वो स्क्रैच काफी गहरा पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ब्रिक पकी नहीं है। ब्रिक की क्वालिटी कहां से पता चलती है हमें पता चलती है वो अच्छे से अगर पकी हो तो वो अच्छी ब्रिक है, नहीं तो दिक्कत आती है। तो स्क्रैच देख लेना लगा के, ठीक है। ब्रिक को लेना है, उसको तोड़ना है, मतलब जो कांडी आती है उससे तोड़ना है। जहां से आप तोड़ोगे अगर वहीं से वो टूट रही है तो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है, अच्छे से पकी हुई है वो। अगर आप उसको तोड़ रहे हो और कहीं से वो अलग तरीके से टूट रही है, मतलब लगा लो आपने उसको बीच से काटा, तो बीच से ही कटनी चाहिए। अगर थर्ड पोर्शन से काटा तो थर्ड पोर्शन ही कटना चाहिए। अगर कहीं से भी टूट रही है तो वो अच्छे से पकी नहीं है, वो खराब क्वालिटी की ब्रिक है, 10 रुपए देने का कोई फायदा नहीं है। जब भी ब्रिक लेनी है फ्रॉग चेक कर लेना है। अब फ्रॉग क्या है, ये जो ब्रिक होती है, जहां पे आपने देखा ना एक खड्डा सा पड़ा होता है जहां नाम लिखा होता है कुछ, जो कंपनी बना रही है उसको, तो वो फ्रॉग होना चाहिए। और बिल्कुल छोटा फ्रॉग होगा वो ब्रिक कभी नहीं लेना। जितना ज्यादा बड़ा फ्रॉग होगा, मतलब लंबाई में बड़ा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और गहराई 10 से 12 mm उसकी गहराई होनी चाहिए, तो वो फ्रॉग आप जब लोगे तो उसमें बॉन्ड अच्छे से बनती है। और अर्थ की एक प्रूफ ब्रिक उसको बोल सकते हैं हम, कि जब आप उसको लगाओगे बीच में जो प्लास्टर उसके भरेगा, दूसरी ब्रिक को पकड़ेगा, तो वो अच्छे से बॉन्ड बनती है। तो जितना बड़ा वो रहेगा, जितना बड़ा बड़ा नाम लिखा रहता है, तो उतना ज़्यादा रिब्स होती हैं, तो वो फ्रॉग अच्छा होता है, तो वो ब्रिक आपको लेना है। फिर ये हो गया। फिर अगली चीज होती है ब्रिक लगाने का तरीका। मतलब जितनी भी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक ले लो, लगा लो, ये सब चीजें आपने देख ली, उस ब्रिक में सब अच्छी हैं, लेकिन अगर आपने उसको पानी नहीं पिलाया, अभी ये पानी पिलाना क्या हो गया, पानी इसलिए पिलाना है, देखो जब ब्रिक वर्क करने वाले होते हैं, ब्रिक हम लगाने वाले होते हैं, तो हम उसके बीच में मोटार, सैंड और सीमेंट का मोटार बनाया होता है, उससे ही वो ब्रिक चिपकती है। अगर ब्रिक को आपने अच्छे से पानी नहीं पिलाया होगा, उसने अच्छे से पानी नहीं पिया होगा, तो आपका जो मोटार है, जो आपका रेती और सीमेंट का बना हुआ मोटार, उसका पानी वो सोख लेती है, क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है, मतलब 10 से 20% तक वो पानी सोखती है। अगर हमने उसको 10 से 20% पानी नहीं पिलाया और वो मोटार में से पानी सोखेगी, तो आपके जो मोटार है उसमें पानी रहेगा और वो मोटार पाउडर बन जाएगा, भूसा बन जाएगा, और आप उस दीवार को जोर से धक्का भी दोगे ना, वो गिर जाएगी। अगर आपने जिस ब्रिक को पानी पिलाया होगा और मोटार से यूज किया होगा, उसकी स्ट्रेंथ देखना और बिना इसकी स्ट्रेंथ देखना। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी जुड़ाई करनी है, ब्रिक वर्क करना है, उससे पहले उसको खूब सारा पानी पिला लेना है। मतलब उसको लगा लो 2 घंटे 3 घंटे पानी मारते रहो। जहां पहले दिन, देखो ये भी नहीं है कि आपने उसको पहले दिन पानी मार दिया, दूसरे दिन ब्रिक लगा रहे हो। जब ब्रिक यूज करनी है उससे पहले 2 घंटे पहले उसको पानी मारा होना चाहिए, फिर उसको ब्रिक को लगाना है, ठीक। घर की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे अच्छी सैंड कौन सी है कि जिससे हम प्लास्टर करें, ना तो पपड़ी बने, कंक्रीट बनाए, डबल स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट बने, और साथ ही साथ घर की लाइफ डबल हो जाए। 2 किस्म की जो सैंड है
हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं और बेस्ट है। एक हो गई एम सैंड। एम सैंड क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग सैंड। दूसरी हो गई रिवर सैंड। ये दो किस्म की आपने देखी होगी। इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? प्लास्टर के लिए अच्छी कौन सी है? कंक्रीट बनाने के लिए अच्छी कौन सी है? सबसे पहले मैं बात करता हूं रिवर सैंड्स। हर लोग अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में प्रेफरेंस देते हैं कि रिवर सैंड हम यूज करेंगे, लेकिन रिवर सैंड इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। देखो, रिवर सैंड जब हम यूज करते हैं वर्कबिलिटी बहुत अच्छी होती है। वर्कबिलिटी क्या हो गया? काम करना उससे इजी हो जाता है, क्योंकि वो काफी गीली होती है ना, उसमें सीमेंट कम लगता है और प्लास्टर अच्छा बनता है उससे। ये इसकी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो महंगी बहुत ज्यादा आती है। मार्केट में हर स्टेट में रिवर सैंड जो होगी वो बहुत महंगी होगी। क्यों महंगी होगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत बंद की है, तो उसकी कमी होने के कारण वो चीज महंगी है। इसमें सिल्ट कंटेंट बहुत होता है। सिल्ट कंटेंट क्या काम क्या है? अभी जितना ज्यादा सिल्ट कंटेंट होगा ना, उतनी ज्यादा प्लास्टर आपका पपड़ी बन जाएगा, निकलने लग पड़ेगा और वो प्लास्टर अच्छा नहीं होता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे चेक करना है आपको। आप 3-4 स्टेप में चेक कर लोगे कि आपका रेता अच्छा है या बुरा है। दूसरा होता है हमारा एम सैंड, जो होता है मैन्युफैक्चरिंग। एक तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता आता है। मैं डस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो डस्ट और मैन्युफैक्चर सैंड में सबको कंफ्यूजन होती है। वो डस्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ करनी ही नहीं है, उसमें मिट्टी होती है। एम सैंड होती है कि आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को लाया जाता है, उनको क्रश किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रश किया जाता है, एक सैंड की फॉर्म में उनको बना दिया जाता है। एक तो वो मार्केट में बहुत सस्ती आपको मिलती है। दूसरी, उसमें शेप क्या होती है? एंगुलर शेप। अब एंगुलर शेप से हमें क्या फायदा होता है प्लास्टर में? जितनी ज्यादा एंगुलर शेप के पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बनती है कंक्रीट की। मतलब अगर जो सैंड है, अगर आप कंक्रीट में यूज उसको करते हो, उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है कंक्रीट की, ये हमेशा ध्यान रखना। और रिवर सैंड अगर हम किसमें कंक्रीट में यूज करते हैं तो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती, क्योंकि जो रिवर की सैंड होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो राउंड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। एम सैंड बहुत अच्छी है किसमें? आरसीसी में एज कंपेयर टू रिवर सैंड। ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, अगर आपको प्लास्टर करवाना है, प्लास्टर हमेशा किससे करवाना? रिवर सैंड से। ठीक है, रिवर सैंड से प्लास्टर करवाओगे तो बहुत अच्छा प्लास्टर हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी रिवर सैंड आपको यूज करनी है, वो भी 3-4 किस्म की, क्या 10 किस्म की रिवर सैंड आती है। कईयों में मिट्टी होती है, कईयों में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। मैं बताता हूं टेस्ट कैसे करने हैं। ये 3 टेस्ट करना। सबसे पहला टेस्ट आपको क्या करना है? जो आपकी रिवर सैंड आई होगी उसका सैंपल लेना है, उसको उठाना है, हाथ में उठाया, उसको हाथों पे रब किया, उसको हाथ में मलना है। जब हाथ में आप उसको मल रहे हो, अगर आपके हाथ गंदे हो गए, मतलब मिट्टी लग गई आपके हाथ को, तो समझ लो उस सैंड में, उस रेते में क्या है? मिट्टी है। और जब मिट्टी वाला रेता हम प्लास्टर करेंगे या कंक्रीट बनाएंगे, मिट्टी थोड़े टाइम बाद पानी भी सोखती है, तो आपकी दीवारों पे सीलन आ जाती है। और मिट्टी थोड़े टाइम बाद क्या करती है? वो जो बॉन्ड होती है सीमेंट और सैंड की, वो खत्म कर देती है। तो आपका जो सीमेंट, वो जो प्लास्टर लगाया होता है, वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके घर में पपड़ी बन के आपका प्लास्टर निकलने लग पड़ता है, क्योंकि आपने रिवर सैंड तो यूज की है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की रिवर सैंड यूज नहीं की है। मेरे सामने 2 टाइप के एग्रीगेट पड़े हुए हैं सामने। अगर ये मिक्स होंगे तो आपको पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन मैंने कुछ सैंपल उठाए हैं, तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन से टाइप का यूज़ करना चाहिए। सामने जो मेरे हाथ में है अभी, ये टाइप आपको कभी यूज़ नहीं करना है। जो लंबे इस तरफ वाले, जहाँ मेरी अभी फिंगर है, इस तरफ वाले आपको कभी यूज़ नहीं करना है। जो लंबे होंगे, पतले से होंगे, या एलोंगेटेड होंगे, या मतलब फ्लैकीनेस होगा उनमें, थिन एलोंगेटेड होंगे, मतलब ऐसे वाले कभी आपको यूज़ नहीं करने हैं। जो इस तरफ है अभी जिसमें मेरा हाथ है, जो क्यूबिकल होंगे, एंगुलर होंगे, ऐसे वाले एग्रीगेट हमेशा आपको यूज़ करने हैं। इसमें क्या होता है, ये एकदम से बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब जब इन पे वाइब्रेशन की जाएगी, वाइब्रेटर चलाया जाएगा, एकदम से कंक्रीट में मतलब पैकअप हो जाएंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी जगह बचेगी, उसमें घुस जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना है, मिक्स रेशो में एग्रीगेट यूज़ करना है। मैं रेशो आगे बताता हूँ, लेकिन हमें हमेशा कौन से करने चाहिए? एंगुलर और क्यूबिकल। जहाँ अभी सामने जो आप देख रहे हो, ये एंगुलर क्यूबिकल हैं, और इस तरफ ये वाले, ये है एलोंगेटेड, थिंक फ्लेकीनेस, जो पतले पतले थिन से होते हैं। मतलब जैसे आप किसी पत्थर को तोड़ोगे ना, उसमें से ऐसे निकलते हैं। तो ये वाले कभी उसमें यूज़ नहीं करने। आपको हमेशा ध्यान देना है, आपके हमेशा क्यूबिकल होने चाहिए।